गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सब बच्चे कैसे हो? बढ़िया? अपना काम कर रहे हो टाइम पे? कुछ बच्चों का काम मेरे पास नहीं आ रहा है, तो प्लीज अपना काम करके मुझे भिजवाइए, ठीक है? लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, ठीक है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसी के आगे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, टिश्यूज, ठीक है? टिश्यूज। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में आप जानते हैं ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? तो देखिए, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, इसमें एक ही सेल होती है और जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, इनटेक ऑफ फूड, ब्रीदिंग, जो भी है वो सब सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो हमारे अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। इनमें से ज्यादातर सेल्स जो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है, कि हमको यही काम करना है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसी होती है, सब मिलकर एक ही फंक्शन को करती हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood cells flow to transport oxygen, food and hormones. ये सब cells ही तो है। Blood है, muscle cells हैं और muscular cells हैं, और हमारे मूवमेंट के लिए और मैसेजेस देने के लिए नर्व सेल्स हैं। ये सब का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है? इसी तरह से प्लांट्स में, इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स। सो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को ही करती हैं, ठीक है? सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells called a tissue. इसी क्लस्टर ऑफ सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। Is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood flowing and muscle cells are example of tissues. तो इसकी एक डेफिनेशन अगर हम देखी जाए तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या देंगे इसकी? एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर ए टिश्यू, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि यार प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप टिश्यू के बने हुए होते हैं? नहीं। आपने देखा होगा कि प्लांट्स तो अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर एपिक्स होती हैं, पर्टिकुलर जगह से वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है? लेकिन एनिमल्स में तो मूवमेंट भी होता है, अपने खाने के लिए इधर से उधर दौड़ते भी हैं, भागते हैं, तो उनको अलग टाइप के सेल्स चाहिए होते हैं, अलग टाइप के टिश्यूज चाहिए होते हैं। इस तरह से प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है? अब इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दूसरा है अपने परमानेंट टिश्यूज। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन उसके एपिक्स से होती है, उसके ऊपर वाले पार्ट से होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एपिकल सबसे ऊपर, लेटरल एंड इंटरकैलरी एक अंदर की तरफ। New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow,
and mature. Their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissues. Apical meristem is present in the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो रूट और स्टेम के बिल्कुल एपिक्स में पाया जाता है एंड ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, और उनकी लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज करता है. द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड. अब देखिए ये हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. कौन कौन से? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. अब इसमें परमानेंट टिश्यू जो सेकंड टाइप का टिश्यू है ये दो तरह का होता है, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट. ठीक है, सिंपल परमानेंट जो होता है वो भी तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा के बारे में. देखिए पैरेन्काइमा, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. सबसे most common permanent tissue कौन सा है? Parenchyma है. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. Thin cell walls होती है. They are living cells. They are usually loosely arranged. Loosely arranged होती है. Thus large spaces between cells, intercellular spaces बहुत बड़े बड़े होते हैं, are found in this tissue. This tissue generally stores food. ये टिश्यूज होते हैं जनरली क्या स्टोर करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. और कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, ये क्लोरोफिल स्टोर करते हैं, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, जिनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना. आपको बताइए फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के बिना पॉसिबल नहीं है. तो ये क्लोरोफिल स्टोर करने वाली सेल्स कहलाती हैं, इनको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है. इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा. जो एक्वेटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज पाई जाती हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको एयरकाइमा कहा जाता है. एरेनकाइमा कहा जाता है, सॉरी, एरेनकाइमा, AEREN, एरेनकाइमा कहा जाता है. ठीक है. अब द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू. जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लांट्स को कितना भी ऐसे मोड़ लिया जाए, कितनी तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है, फिर भी प्लांट खड़ा रहता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू देता है? ये देता है हमें कोलेन्काइमा. It allows bending of various parts of a plant like tendrils and strands of climbers without breaking. कितनी बड़ी बड़ी टेंड्रिल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रैंड्स होते हैं, बिना टूटे हवाओं को सहन कर जाते हैं, बारिश को सहन कर जाते हैं. तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ये कोलेन्काइमा के द्वारा दिया जाता है. It also provides mechanical support. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular spaces. में बहुत ही कम intercellular spaces पाए जाते हैं. अब थर्ड टाइप का है इसमें, another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. जो plants को hard और stiff, क्योंकि plants जो outer wall होती है बहुत hard और stiff होती है, और mostly ये cells जो होते हैं, ये tissues होते हैं, dead होते हैं. We have seen the husk of a coconut. It is made of sclerenchymatous tissues. The cells of these tissues are generally dead. They are long and narrow as the wall are thickened due to lignin. Lignin एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि चारों तरफ उसके होता है, जिसकी वजह से थिक होती है वॉल. Often these walls are so thick that there is no interspaces inside the wall. This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves and the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plants. तो हमारे पास अब देखिए हमने क्या पढ़ा. सिंपल परमानेंट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू दो तरह के बताए, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो सिंपल परमानेंट में हमें तीन तरह की पढ़ी. कौन कौन सी पढ़ी? पैरेन्काइमा, दूसरा पढ़ा हमने कोलेन्काइमा, और तीसरा पढ़ा हमने स्क्लेरेन्काइमा. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा परमानेंट टिश्यू
ये थोड़ा सा ये वाला टॉपिक और है, देख लीजिए इसमें। What you observe is the outermost layer of cell called epidermis. कोई भी सेल की जो outermost layer होती है वो epidermis कहलाती है. The epidermis is usually made of a single layers of cell. In some plants living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss of critical. जो कि ड्राई एरिया में होती है उनकी जो एपिडर्मिस होती है थिक होती है, जिससे कि वहाँ जो पानी की स्केर्सिटी होती है उसको सहन कर सके. It protects all the parts of the plant. Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secretes a waxy water resistance layer on their outer surface. एक waxy layer secrete करती है outer surface पे. This aids to protection against loss of water. ये किससे प्रोटेक्ट करती है? लॉस ऑफ वाटर. अगर पानी की कमी हो जाती है तो उससे ये जो वैक्स होती है चारों तरफ कवरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की इतनी ज़्यादा जरूरत महसूस नहीं होती है. मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन बाय पैरासिटिक फंगी. और पैरासिटिक फंगी और मैकेनिकल इंजरी भाई किसी के कोई पेड़ कट नहीं जाए, कोई फंगस नहीं लग जाए, इसलिए वो वैक्स लेयर उनको प्रोटेक्ट करती है. Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissues form a continuous layer without intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner wall. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. लीफ में आप देखना, कभी लीफ किसी भी प्लांट की तोड़ के उसकी जो लोअर सरफेस पे होती है उस पर छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं. वो एक्चुअली हमको अपनी आंखों से तो बहुत ही इतने ज़्यादा छोटे दिखाई नहीं देंगे, पर ऐसे आप उसको टच करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा स्पोर्स हैं छोटे छोटे. These spores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. Stomata दोनों तरफ से गार्ड सेल से एनक्लोज होते हैं. इसमें देखिए डायग्राम में, ये ऊपर वाला डायग्राम 6.5 में देखिए गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, ये जो बीच बीच में ऐसे दिखा रखे हैं ना, ये स्टोमेटा होते हैं. इनके दोनों तरफ जो ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही है ये गार्ड सेल्स है. इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करती है. ये लीफ पे ही तो होता है और लीफ ही तो फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है ना. लीफ हमारे प्लांट की क्या कहलाती है? फूड फैक्ट्री कहलाती है. फूड फैक्ट्री मतलब वहां पर ही सारा जो भी पूरे प्लांट को फूड जो होता है वो प्लांट को जो फूड सप्लाई होता है वो फूड फैक्ट्री से ही होता है, मतलब लीफ से ही होता है. वही ये सारा खाना बनता है, ठीक है. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोस्फियर. और गार्ड सेल्स का और फंक्शन क्या हुआ कि ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है. मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं. तो ये गार्ड सेल्स का एक फंक्शन ये भी हो गया. ट्रांसपिरेशन, लॉसेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. और जो ट्रांसपिरेशन होता है, पानी का जो वेपोराइजेशन होता है प्लांट से, वो भी इन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. आपको पता है ना कि कोई भी प्लांट हमेशा ट्रांसपिरेशन करता रहता है. आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी भी बहुत तेज गर्मी में किसी प्लांट के नीचे जाते हैं आप, तो आपको बहुत एकदम से ठंडक महसूस होती है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो हमेशा ट्रांसपिरेशन करती रहती है, हमेशा उनसे ट्रांसपिरेशन होता रहता है, जो कि एटमॉस्फेयर में हमेशा पानी जो है जो भी रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है और लीव्स के थ्रू को सीक्रेट किया जाता है. इसलिए हमको हमेशा पेड़ों के आसपास ठंडक महसूस होती है, उनसे हमेशा वेपोराइजेशन होता रहता है. और वो वेपोराइजेशन या ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है. Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. जो long hairs होते हैं रूट में, वो पूरे surface area को बड़ा कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा water absorption होता है. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. केमिकल सब्सटेंस होता है ये विद वाटरप्रूफ क्वालिटी. एक चारों तरफ उसके एक वैक्स लाइक सरफेस बन जाता है जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है और वाटरप्रूफ होता है. ऑन इट्स आउटर सरफेस, कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस? हम बता सकते हैं आपकी ये ऐसा क्यों होता है? इन द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम. आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ट्री की कोई आउटर लेयर जो होती है ब्रांच की, वो डिफरेंट होती है आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम. यंग स्टेम जो होता है, स्टेम में ब्रांचेस निकली होती है, तो वो दोनों क्या
हैं डिफरेंट होते हैं। देखिए, एज प्लांट्स ग्रो older the outer protective tissues undergo certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है जो आउटर लेयर होती है, कॉर्क बाहर की जो लेयर होती है, जो वुडन लाइक होती है बिल्कुल। कॉर्क cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. cork जो होता है वो outer surface होती है, इतना compact होता है, बिल्कुल पास पास होता है, उसकी cells जो होती हैं वो dead cells होती हैं। They also have a substance called subrin in their walls that makes them impervious to gases and water. जिनकी outer walls होती हैं वो in their walls that makes them impervious to gases and water, जो गैस और वाटर के लिए impervious होती है। समझ में आया? ये मतलब एपिडर्मल सेल का दिखाया है कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो आउटर सरफेस में होती हैं, डेड होती हैं, और जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरीके से, कोई थंडरस्टॉर्म हो, कोई वाटर हो या कोई हीट हो, उन सब से प्रोटेक्ट करती है और हार्ड हो जाती है वो इस वजह से। ये एपिडर्मल सेल्स का दिखाया है इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने ये पढ़ा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम टिश्यूज रूट से लेकर ऊपर टिप तक पूरे स्प्रेड हुए होते हैं, और नीचे इनका मेन फंक्शन होता है रूट्स की जो सेल्स होती हैं, रूट्स की जो टिश्यूज होते हैं, वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाते हैं। ये मेन फंक्शन होता है जाइलम का। समझ में आया? तो जाइलम जो होता है वो कलेक्टिव टिश्यू कहलाता है, जो कि कलेक्शन करता है किसका? वाटर एंड मिनरल्स का प्लांट की फूड फैक्ट्री के लिए। आया समझ में? और फूड फैक्ट्री कौन सी है? लीव्स हैं। लीव्स में जो बना हुआ खाना होता है प्लांट्स में, वो पूरे प्लांट में कौन डिस्पर्स करता है? फ्लोएम करता है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम का दोनों का फंक्शन अलग हो गया कि वो तो रॉ मटेरियल ले जाता है किसके लिए? फूड फैक्ट्री के लिए, और वो रॉ मटेरियल से जो फूड फैक्ट्री में फूड प्रिपेयर होता है उसको सारी ब्रांचेस में देना, जिससे कि प्लांट ग्रोथ करता है, वो फ्लोएम का फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए जाइलम के देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. Tracheids and vessels have thick walls and many are dead cells when mature. Tracheids and vessels are tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. Vertically मतलब सीधे नीचे से ऊपर तक, एकदम vertically ऊपर लेके जाते हैं. The parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function. Xylem fibers जो होते हैं उनका फंक्शन होता है supportive, support करना. इसी तरह से फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ सेल्स: सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनको परफोरेटेड वॉल्स बोलते हैं. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम का मेन फंक्शन अभी मैंने जैसे बताया कि जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाना फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स. फ्लोएम में एक सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं. तो ये आज अपना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया. ये प्लांट टिश्यूज पढ़े हैं हमने. इस वीडियो में मैंने पूरा आपको प्लांट टिश्यू का समझाया है. ध्यान से सुनिए वीडियो को और ध्यान से समझिए. आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स की मैं जो टेक्स्ट एक्सरसाइज हैं इसमें इनकी मैं आपको वर्कशीट भी दूंगी, और अगले टर्न में हम एनिमल टिश्यूज का पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, बाय बाय.